हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज के वीडियो में हम आपके सामने टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्लास 12 के मैथमेटिक्स ब्रांच से बिलोंग करता है। और यह ऑब्जेक्टिव जो है आपकी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। ठीक है, विशेष मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। ठीक है, आपकी जब बोर्ड परीक्षा होगी तो आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद कहिएगा कि क्या धनंजय सर ने वाकई में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले पड़ाव की ओर। और पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने जो है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन से लिया गया है और कहता है कि साइन इन्वर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान क्या होगा। मुख्य मान क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का दो जरिया है। ठीक है, पहला तो आप रेडियन में करके बना लो, दूसरा डिग्री में। तो मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है, जो अच्छा लगे। क्या है हमारा 2π/3 है, याद रखिएगा। ठीक है, कि जब ये आपका हर बोलते हैं, यानी ये हो गया हमारा हर और ये हो गया अंश। ठीक है, जब हर जो है अंश से एक अधिक हो तो पाई माइनस करके तोड़ेंगे, पाई माइनस π/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन पाई माइनस π/3 और ये द्वितीय पाद में बिलोंग्स करता है, निष्पत्ति नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन π/3। इसके आगे आप इन्वर्स लगा दो, साइन इन्वर्स साइन π/3, यानी इसका मुख्य मान जो होगा ये π/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरे मेथड की ओर बढ़ेंगे हम, मेथड नंबर 2। ठीक है, आपको रेडियन में क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, ये 2π/3 है, यहाँ 2 और पाई के बदले 180 डिग्री बटा 3 कर दिए, ये हो जाएगा 60, यानी 120 डिग्री। ये द्वितीय पाद में लाई करेगा। ठीक है, तो हमको देखना है कि ये 180 से कितना कम है, 180 से कितना कम है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा साइन 120, तो 120 में यदि हम 60 जोड़ते हैं तो हमारा जो है 180 आ जाता है। और चूंकि द्वितीय पाद में आपका इस हिसाब से ऑल, इधर हो गया स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इस हिसाब से द्वितीय पाद में आप हमारा जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। और ये साइन इन्वर्स आगे लगा दो तो साइन 60 हो गया, यानी कि साइन इन्वर्स साइन कैंसिल हो जाएगा 60 डिग्री। फिर से इसको रेडियन बदलने के लिए π/180 कर दो, छोतिया हो गया 18, यानी π/3 रेडियन। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बनाने का दो अंदाज है, दो तरीका है। आप लोग को जो पसंद आए उसको आप लोग अपनाइएगा। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी चुनिंदा और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है यदि y बराबर tan इन्वर्स दिया हुआ है √1 + x² - 1/x हो तो dy/dx का मान क्या होगा, यानी प्रथम अवकलज का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इन्वर्स को समाप्त किया जाए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है कि ये y बराबर है tan इन्वर्स √1 + x² - 1/x। यहाँ जो है हम पुट करते हैं इसके हिसाब से √1 + x² के हिसाब से x बराबर tan थीटा, अर्थात थीटा बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स x। ज़रूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। यहाँ y बराबर जो हो जाएगा tan इन्वर्स, ये अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया tan² थीटा -1 y हो गया tan थीटा। अब बराबर
अब क्या है, ये सेक थीटा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा -1 अब बटा tan थीटा। इसको यदि साइन कॉस में तोड़ा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये बटा साइन थीटा, और इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स, ये होता है tan θ/2, यानी हो जाएगा ये θ/2। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन करना हमारा आसान है, थीटा का मान आप यहाँ से रख दो। ठीक है, तो आप बगल में सॉल्यूशन कर सकते हो। यहाँ y बराबर हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, ये 1/2 और ये हो जाएगा d tan इनवर्स x बाई dx। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप यहाँ के बाद है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है, जरा देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस प्रकार से है। ठीक है, y बराबर जो है आपका क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज से दिया हुआ रहा है, साइन x है प्लस ये अंडर रूट है साइन x है और प्लस ये अंडर रूट जो है साइन x है प्लस ये अंडर रूट जो है साइन x है। ये आपका इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है और कह दे कि dy/dx का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका सटीक तरीका है, ज़रा उसको ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है सॉल्यूशन में, ज़रा देखिए। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे y बराबर जो है हमारा अंडर रूट जो है ये साइन x प्लस अंडर रूट जो है साइन x और प्लस जो है अंडर रूट साइन x, इस तरह से का क्वेश्चन है। तो यदि इस पद को है ना, यदि कहता है एक या एक से अधिक पद को यदि इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो इसके व्यंजक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर से यही व्यंजक आ जाएगा। इसका मतलब इसको x मान ले और फिर से जो व्यंजक है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर है साइन x, यानी जो पद हटा दिए उसको रहने देंगे, बाकी सबको x मान लेंगे। y बराबर जो हो जाएगा साइन x और ये x नहीं y है, ये हो जाएगा आपका y। ठीक है, ये रूट हो जाएगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर चढ़ा दो तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन x और ये प्लस हो जाएगा y। अब क्या करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, dy² ये हो जाएगा d साइन x बाय dx प्लस हो जाएगा dy/dx। ठीक है, ये हो जाएगा 2y dy/dx, ये बराबर हो जाएगा cos x प्लस 1 और यहाँ dy/dx और इंटू dy/dx। ठीक है, तो dy/dx एक तरफ इकट्ठा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2y-1 बटा हो गया cos x, अर्थात dy/dx बराबर जो हो जाएगा cos x अब बटा हो जाएगा 2y-1, यानी कि हमारा जो है यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप ट्रिक से क्वेश्चन बनाना चाहोगे, ये तो हो गया लंबा सॉल्यूशन, ठीक ना, लेकिन यदि ट्रिक से क्वेश्चन बनाना चाहिएगा आप तो डायरेक्ट आप बना सकते हो, इसको याद कर ले सकते हो कि इस तरह का इनफाइनाइट सीरीज का जो क्वेश्चन होगा यदि हम ट्रिक से बनाते हैं तो dy/dx बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x और बट्टा जो है 2y-1 कर देना है, 2y-1 करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम दूसरा क्वेश्चन दे दें, y बराबर यहाँ पर जो है ये हमारा tan x है अब प्लस ये अंडर रूट tan x है अब प्लस ये अंडर रूट tan x है और ये प्लस इनफाइनाइट है, कह दे इसका dy/dx क्या होगा, तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं dy/dx बराबर है ना tan x का अवकलन, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x बटा ये 2y-1, है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दिया हुआ है कि आपका है 1 से लेकर
आपको दिया हुआ है 5 और एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4dx है। तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा जो है ना, ये जो है हमारा हर है और ये जो है हमारा अंश है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको हिंदी में बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, जब इस तरह का या तब इसको हम बोल सकते हैं कि ये परिमेय फलन है। ठीक है, परिमेय फलन है। परिमेय फलन का यदि समाकलन निकालना हो, क्या निकालना हो, समाकलन, और भी क्या हो कि अधिकतम घात चर राशि पर बराबर हो, तब हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो हर के अनुसार अंश को तोड़ते हैं। ठीक है, कि जो पद हर में है वो अंश में लाना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी कि हमारा जो है जो पद मिल गया उसको एक साथ रख देते हैं और जो पद नहीं मिला उसको एक साथ रख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समाकलन का यदि चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4dx और प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। तो ये तो कट गया, इसका समाकलन x हो जाएगा और प्लस 4, इसका फार्मूला होता है वो होता है 1/2a, ये के जगह पर है 2 × 2, ये हो जाएगा log mod x माइनस 2 बटा हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, और ये प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी तो क्या है, इसका समाकलन सिर्फ निकला है, लेकिन ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है तो आप आंसर को आप यहीं रहने दो, फिर से इसका यदि लिमिट लगाया जाए। ठीक ना, तो चूँकि हमारा ये डिफिनिट समाकलन है, निश्चित समाकलन है, तो यदि 1 से 5 है तो फाइनल आंसर अभी नहीं आया है, जब आएगा ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1 से 5 और प्लस ये हो जाएगा 4 तो यहाँ पे कट जाएगा, ये हो जाएगा log x माइनस 2 बटा x प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारा 1 से 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 माइनस 1 और ये प्लस, ये हो जाएगा log 3 बटा 7 और माइनस यहाँ हो जाएगा log हमारा जो है इस प्रकार से ये हो जाएगा log 1 और बटा जो है ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 4 प्लस ये log जो हो जाएगा 3 बटा 7 और इनटू बट्टा में कीजिएगा तो उलट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बटा 1। तो इस प्रकार से हो जाएगा 4 प्लस log जो हो जाएगा 9 बटा हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन को ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा और कैलकुलेशन जो है बहुत हिसाब किताब से करना है। तो यदि कोई भी क्वेश्चन हो उसका सॉल्यूशन यदि अपने ढंग से कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, यानी ज़्यादा और भी कीजिएगा तो बेकार है ना। यहीं पर हम क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। यदि अनिश्चित समाकलन हो तब तो यहीं पर आंसर कर दीजिएगा, सिर्फ यदि यही क्वेश्चन में यही रहता, लिमिट नहीं रहता तो। ठीक है, तो चलिए अब क्या है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने क्या मायने रखता है ये भी होना चाहिए कि हमारा जो है 0 से है π/2 और ये 1/1 प्लस tan qx और ये dx है। इसका आंसर जो होगा जी π/4 होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तो उसका आंसर चाहे आपका 0 से ये π/2 रहता, 1 + 1 प्लस cot qx और ये dx होता, तब पर भी इसका आंसर क्या करना था, π/4। ठीक है, तो इस तरह का सिर्फ ये tan और cot में ही आप कर सकते हो। यदि एक साइन और cos रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप 0 से ये π/2 कर लो, साइन पे घात qx बटा साइन पे घात qx प्लस cos qx पे घात, और इसका समाकलन निकालना हो तो ये π/4 होगा।
ठीक है, यानी इसका ये विकसित रूप ये है, इस क्वेश्चन का विकसित रूप ये है। इस तरह से आप इसका आंसर जो होगा डायरेक्ट आप कर सकते हो π/4। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखिए क्या है आपके सामने। कहता है कि यदि ए और बी दो घटना है, यदि ए और बी दो घटना है, ठीक है, ए और बी जो है क्या है, दो घटना है। और क्या कहता है कि ए की प्रायिकता जो है 1/3 है, और क्या कहता है कि बी की प्रायिकता जो है 1/4 है, और क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो है 1/5 है। ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछता है, A/B क्या होगा, A/B बराबर व्हाट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B बराबर जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा जो होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है यदि हमारा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इस हिसाब से बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 1/5 और बटा जो हो जाएगा 1/4, यानी 1/5 और गुने जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4/1, यानी ये 4/5 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यदि यहाँ पर A यूनियन B दिया रहता तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और होता। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या है आपके सामने, ज़रा देखिए क्या कहता है। कहता है यदि A और B, ठीक है, यदि A और B आपका दो घटना है, ठीक है, क्या है भाई, तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A बराबर 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A बराबर 1 है। तो ऑप्शन आपके सामने जो है कहता है A सबसेट B होगा, ऑप्शन नंबर B है ना, ऑप्शन नंबर B जो है, ऑप्शन नंबर B जो है कहता है B सबसेट A होगा, ऑप्शन नंबर C जो है आपका कहता है कि आपका B बराबर A होगा, B बराबर A होगा, और D जो है कहता है कि नन, माने इसमें से कोई नहीं। तो इसका सॉल्यूशन ज़रा देखेंगे, हमारा यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A बराबर जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अब बराबर 1 दिया हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, यानी कि इसको कहेंगे नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा नंबर ऑफ सैंपल बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ A, अब बटा हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल। यदि दोनों कट दिया जाए तो यहाँ पर क्या है तो इस हिसाब से हमारा जो है ना, देखिए क्या है कि A इंटरसेक्शन B इस भाग को शो करता है यदि A और ये हमारा B है। ठीक है, सपोज डैट, तो यहाँ पे कहता है कि हमारा जो है यहाँ पर A इंटरसेक्शन B बराबर जो है A सेट दिया हुआ है, तो ये तो फुलफिल नहीं होगा। हम दूसरा फिगर बनाना चाहेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से कि हमारा देखिए क्या है, यदि हमारा दिया हुआ है ये A है और ये बड़ा वाला गोला जो B है, और यदि हम यहाँ पे हम A इंटरसेक्शन B निकालें तो ये हमारा A के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो है B जो हो जाएगा सबसेट होगा A का, यही हमारा फाइनल आंसर है कि B सबसेट होगा A का, यानी B का पूरा सदस्य A में शामिल होगा, यानी ऑप्शन नंबर B जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही होगा। अब आप लोग कीजिएगा कैलकुलेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने इस प्रकार से है। कहता है कि यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एक रेखा का
एक रेखा का दिक कोज़या है, दिक कोज़या यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। तो क्या कहता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर भाट क्या होगा, ठीक है। ज़रा देखते हैं, हमारा है कॉस, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, ठीक है। यदि इसको साइन में बदल दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1, 1 1 कट जाएगा, यानी कि हमारा जो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2, ठीक है। यानी फाइनल आंसर जो होगा हमारा यही होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या है हमारे सामने, ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कहता है कि तल, ठीक है, तल जो है ये है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 6z प्लस 14 बराबर 0, ठीक है। पर अभिलंब का दिक कोज़िया क्या होगा, दिक कोज़िया क्या है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही है, जरा इंक डाल लो फिर सॉल्यूशन करूँगा। तो कोई भी क्वेश्चन जो आपका है ना बहुत ही बेहतरीन है जी, इसको आप हमारे नज़रिए से देखिएगा तो ये 2000 जो भी है आपका 12वीं बोर्ड परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए देखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं कि क्या होगा। फिगर से यदि देखना चाहिए आप तो फिगर से देख सकते हो कि यदि जो है इस तरह से हमारा x हो गया, y हो गया और z हो गया, कोई तल यानी कोई प्लेन जो है इस प्रकार से है, ये हमारा प्लेन है जिसको तल बोलते हैं, ठीक है। इस तल पे लंबवत यही होता है हमारा नॉर्मल या अभिलंब इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जैसे समीकरण जो है 2x माइनस 3y माइनस 6z प्लस 14 बराबर 0, तो x का गुणांक यही जो है ना हमारा a है और यही जो है हमारा b है और यही जो है हमारा c है, यानी a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर -6। इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, यानी दिक् अनुपात जिसको बोलते हैं, दिक् अनुपात, ठीक है। और हमको निकालना क्या है L, M और N, यानी ये होता है a बटा, ये होता है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर, b बटा अंडर रूट a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर, और n बराबर जो हो जाएगा c बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यदि यहाँ पे हम इसकी गणना कर लें कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर भाट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस ये -3 का वर्ग, ये हो जाएगा -6 का वर्ग, ये हो जाएगा 36 4 40, ये 9 हो गया 49, यानी हो जाएगा 7, ठीक है। अब हम क्या है ना a का मान पहले रखेंगे, ये हो जाएगा 2/7, फिर हम b का मान रखेंगे तो -3/7, और ये c का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6/7। यही जो है हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल कह सकते हैं या फिर इसको अभिलंब कह सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन जो है और भी खतरनाक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मैं जो लेके आया हूँ, ज़रा देखिए क्या होना चाहिए। कहता है कि
यदि एफ मैप्स आर से आर हो तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, यानी प्रतिलोम फलन क्या होगा। ठीक है, जहां एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है 5x + 4। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। एफ इनवर्स एक्स जो लिखेंगे, ये जो हमारा जो है आपका, यदि इसको y मान लिया जाए तो y जो है x के 5 गुने से 4 अधिक है। तो यहाँ क्या है ना, जितना अधिक है उतना कम कर दो और जितना गुना है उतना भाग कर दो, यही हमारा आंसर होगा। यदि आप इस तरह से नहीं समझे होंगे तो इसको y बराबर 5x + 4 कर दीजिए और ये y माइनस ये हो जाएगा 5x, x बराबर हो जाएगा हमारा y - 4/5। अब क्या है, ये फलन को अपरिभाषित करता है, तो x के बदले y और y के बदले x रख दीजिए आप, तब यहाँ y बराबर हो जाएगा x - 4/5। यही हमारा हो गया एफ इनवर्स x। ठीक है, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को आप जिस तरीका से बनाओगे, जितना स्टडी करोगे, चाहे आप NCERT का आप एग्जाम्पल और विविध का क्वेश्चन है ना, और किसी सिन्हा का ही बनाइएगा एग्जाम्पल। ठीक है, भारतीय वन बुक का भी आप बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने इस प्रकार से है। अब काउंट डाउन आपका लगभग शुरू हो चुका है, जरा देखिए। कहता है y बराबर a⁴x है तो d2y/dx2 बराबर व्हाट। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव्स का मान क्या होगा, तो इसका आंसर मैं करता हूँ। y बराबर a⁴x है तो पहले आधार हमको e में लाना होगा, तो जब आधार में e रखेंगे तो यहाँ पर क्या है ना, इसमें लॉग लग जाएगा आधार में और घात गुना हो जाएगा। यदि फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकाला जाए हमारा यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा e⁴x log a, अब y हो जाएगा dx। पहले तो इसका वही रह जाएगा अवकलन, लेकिन जितना गुना है ये गुना में है, आगे गुना कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा log a और फिर से ये a⁴x, और फिर यहाँ हम dy/dx का अवकलन यदि x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2, यानी हो जाएगा log a, और फिर से ये हो जाएगा dx/dx, यानी फिर से इसका जो होगा अवकलन ये हो जाएगा log a और ये a⁴x, यानी हो जाएगा log a का होल स्क्वायर और इंटू a⁴x। ठीक है, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या मायने रखता है आपके लिए, ये भी देखिएगा। कहता है कि अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण, ठीक है, अवकलन समीकरण क्या भाई, तो दिया हुआ है d2y/dx2 बराबर जो क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 1 + dy/dx। ठीक है, इसका स्क्वायर है और 2 होल द पावर 3/2 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का कहता है घात और कोटि बताएं, घात और कोटि बताएं। तो देखिए क्या होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और 2 होल दी पावर ये 3/2 और इंटू हो जाएगा 2, 2, 2 कट गया, यानी कि हो जाएगा d2y/dx2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a³ और ये हो जाएगा हमारा b³ और +3 जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा a² b और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर है ना,
ये जो हो जाएगा हमारा 3ab² होता है, यानी d/dx⁴ ठीक है। तब इसमें हमको देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव्स कौन है, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स हमारा ये है, यानी हो जाएगा सेकेंड। यही हमारा ऑर्डर हो गया, यानी इसी को कोटि कहते हैं। और घात की बात आएगी तो जो पावर होता है, जो घात होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव पर, यानी कि है 2, यानी इसका घात भी 2 होगा, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि 13 आपके सामने क्या है सो देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि यदि ax + a और यहाँ पे जो है x + a नहीं दिया हुआ है, x + 2, x + 3 और ये x + 4, और यहाँ पे दिया हुआ है x + 3, x + 4 और ये दिया हुआ है x + 5 और ये दिया हुआ है x + 2a और x + 2b और x + 2c। ठीक है, दिया है का मान क्या होगा जब ABC AP में है। इसका मतलब जो दिया हुआ है इसको देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि ABC AP में है। तो AP के सूत्र से दूसरा माइनस पहला पद बराबर तीसरा माइनस दूसरा पद, यानी कि हमारा 2b बराबर जो हो जाएगा c + a। ठीक है, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सारणिक है, इसको डेल्टा मान लेते हैं। x + 2 ये है x + 3, x + 4 ये है हमारा x + 3, ये है x + 4 और ये है x + 5, ये है x + 2a, ये है x + 2b और ये है x + 2c। जब एक चर वाला, ये अचर पद है ABC, जब एक चर वाला हमको दिया रहे, इसको बनाने के लिए पुट कर दीजिए x = 0। क्या बच जाएगा, 2 3 4, 3 4 और 5, ये हो जाएगा 2a 2b और 2c। इसका वैल्यू निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो यदि प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा 4 दूना 8c और माइनस ये हो जाएगा 5 दूना 10b और -3, ये हो जाएगा 2 × 6c और माइनस ये हो जाएगा 4 दूना 8b और प्लस, यदि यहाँ 2a करूँ तो ये हो जाएगा 5 × 15 और ये हो जाएगा 4 × 16। अब क्या है, ये हो जाएगा 16c और -20b -18c और ये प्लस हो जाएगा 24b और ये जो हो जाएगा -2a। ठीक है दोस्त, तो ये जगह 18 में 16 गया -2c और ये हो गया -2a और ये प्लस जो हो गया हमारा हो गया आपका 4b। तो यदि कॉमन कर लिया जाए 2 तो ये हो जाएगा -c -a + 2b। ठीक है, यानी इसको इधर कर दिया जाए 2b - c - a बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका मान यदि रख दिया जाए, यहाँ पे इसका मान रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 × 0, यानी इसका आंसर जो आएगा 0 आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में इस ट्रिक से ये बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने इस प्रकार से है। क्या कहता है, ठीक है, कहता है कि यदि रेखा, एक रेखा जो है ना, कहता है यह रेखा का समीकरण दिया हुआ है x - 2/3 बराबर, दिया हुआ है y - 3/4 बराबर, दिया हुआ है z - 4/5 किस तल के समानांतर है, किस तल के समानांतर है।
ठीक है। ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है ज़रा देखिए, दिया हुआ है 3x + 4y + 5z = 0। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2x + 3y + 4z = 0। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है ax + y - z = 0। और डी जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी ये आपका दिया हुआ है 2x + y - 4z = 0। तो आंसर क्या होगा, तो ज़रा देखिए कुछ मैं समझाता हूँ कि यदि ये जो है हमारा इस प्रकार से कोई तल है और ये तल के लंबवत हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है। और यहाँ पर जो है कोई भी रेखा जो है यदि इससे होके पास होता है इस प्रकार से, ये कोई हमारा एल रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बातें होती है, दोनों का जो हमारा एंगल होता है ये साइन थीटा के द्वारा निकलता है। या फिर आप रेखा कैसे गुजार दो, कैसे भी गुजार दोगे, तो यहाँ जब समानांतर है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है इस तरह से प्रयोग कीजिएगा कि a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। या फिर कह सकते हैं साइन 0 का आप प्रयोग कर सकते हो, समानांतर होगा दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो चलिए, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन थीटा का मान 0, कॉस थीटा का मान 0 रखे, है ना। चलिए ठीक है, अब हमारा है इसको हम a1 कह देते हैं, इसको हम b1 कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं, c1 कह देते हैं, ठीक है। अब क्या है, हम क्वेश्चन से ही आंसर बनाते हैं। ऐसे आंसर तो हमारा डी होगा यदि इसको हम कह दे a2 और इसको, इसका गुणांक नहीं है तो एक इसको कह दे b2 और इसके गुणांक को हम कह दें c2, ठीक है। देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 3 × 2 और प्लस ये हो जाएगा 1 × 4 और प्लस हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -2 होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, ये सॉरी ये ऑप्शन -2 है। तो ये हो जाएगा 5 × हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 + 4 और ये -10, तो 10 - 10 ये हो जाएगा 0, ठीक है। यदि कहता है कि 2 आपका डायरेक्शन रेशियो के गुणनफल का योगफल 0 हो तो यहाँ पे समानांतर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान देना है। कॉस थीटा न लिखिए ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ पे साइन थीटा ही लिख दो, साइन थीटा बराबर 0, ठीक है। चूँकि समानांतर है तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने देखिए क्या है दिया हुआ। कहता है कि यदि x ऑपरेशन y बराबर जो है दिया हुआ है 1 + 12x + x × y और x और y बिलोंग्स टू हमारा r है, ठीक है। तो क्या कहता है भाई कि 2 ऑपरेशन 3 बराबर भाट, 2 ऑपरेशन 3 बराबर भाट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो इसको आप पहला ले लो और इसको दूसरा मान लो, ठीक है। यानी हमारा ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, कहता है पहला ऑपरेशन दूसरा बराबर 1 + 12 × पहला, ठीक है, और प्लस पहला गुने दूसरा। तो ये हो जाएगा 2 ऑपरेशन 3 बराबर 1 + 12 × पहला और प्लस पहला गुने दूसरा। तो ये हो जाएगा 1 + 12 × 24 और प्लस हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा 31, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। कहता है cos 2x और बटा cos x + sin x
का होल स्क्वायर डी, इसी का समाकलन निकालना है। तो हम जानते हैं कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसी पर हम फोकस करेंगे। ये जो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट्टा हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का वर्ग, और ये हो जाएगा dx। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़िएगा तो cos x प्लस साइन एक्स और इनटू ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स और बट्टा ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और इनटू जो होगा ये हो जाएगा cos x और प्लस साइन एक्स dx। ये दोनों कट जाएगा। देखिएगा cos का dc माइनस साइन, साइन का dc cos x। जब हर का dc अंश में हो तो हर में लॉग लगा देते हैं, लॉग cos x प्लस साइन एक्स प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में देखिएगा कहीं भी कि हर का dc अंश में हो। ठीक है, इस तरह से आप नोट करके लिख सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो। मैं लिख देता हूँ कि यदि, है ना, क्या भाई, यहाँ हर हो और यहाँ अंश हो और dx निकालना हो। ठीक है, तो यदि हर का अवकलन अंश हो तो हर में लॉग लगाकर समाकलन निकाला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्या है आपके सामने, जरा देखिए। कहता है -π/4 से +π/4 है और x³ दिया हुआ है और है sin टू द पावर 4x और dx बराबर वाट। ठीक है, अब ज़रा देखिए, ये फंक्शन जो है हमारा ऑड फंक्शन है जिसको बोलते हैं विषम, और ये जो है हमारा सम है, इसको बोलते हैं इवन। तो याद कर लीजिए कि ऑड और गुने इवन जो होता है ये ऑड होता है। ठीक है, तो आपका एक कैटेगरी है कि -a से a f(x) और dx बराबर होता है 0। कब? जब f(x) ऑड होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा ये 0 हो जाएगा। ठीक, तब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जो देखिए आपके सामने में क्या रखता हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है बाबू सब चुनिंदा क्वेश्चन है और उसको ध्यान पूर्वक देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कहता है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y बराबर है 4 हो तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसका हम सूत्र देखना चाहेंगे कि क्या है। तो पहले फिगर देखते हैं। ये इसका फिगर जो है इस प्रकार से ये वर्ग हो जाएगा, ये +4, ये भी +4, ये -4, ये हो जाएगा +4। तो यहाँ पर जो है यदि हम एक भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, और 4 से भाग कर दें तो कुल क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा ये हो जाएगा 4 गुने, और ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं। यहाँ हो जाएगा हाफ गुने, ये हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 × 16 दूनी 32 वर्ग इकाई। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा 32 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन को जो है आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यहाँ के रख दोगे तो इसका आंसर जो होगा, यदि यही क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछ दे बराबर के हो तो क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा हाफ। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा तो 4 है, ये है, इंटू हो जाएगा k² यानी हो जाएगा 2k² हो जाएगा जी।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप k का मान जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा रख दोगे तो आंसर मिल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारा काउंटडाउन का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कोई भी होगा ये आपका धमाकेदार होना चाहिए। कहता है कि दीर्घवृत्त, ठीक है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 25 बराबर 1 का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, यही क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको संतुलित रूप में ले आइए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 3 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बटा 5 का वर्ग बराबर 1। इसको यदि हम ए कह दें और इसको बी कह दें तो इसका फिगर जो है इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये दीर्घवृत्त होगा जी। ये हो जाएगा 5 -5, ये हो जाएगा 3 और ये -3। इस प्रकार से आप मिला दोगे, ये दीर्घवृत्त होगा। ठीक है, और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, याद रख लीजिएगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है पाई a इंटू बी, यानी पाई गुने 3 गुने ये हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई, 12 पाई वर्ग इकाई। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं सेमी मेजर और इसको जो बोलते हैं सेमी माइनर। यानी छोटा है उसको माइनर बोलते हैं, जो बड़ा है उसको मेजर बोलते हैं। ठीक है, दो तरह का त्रिज्या होता है दीर्घवृत्त में, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। चूँकि T20 का सीजन है, आने वाला है हमारा वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर T20। जो भी मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ सब एग्ज़ाम के लिए बाबू काफ़ी फायदेमंद है। ज़रा देखिए, कहता है x log x, ठीक है, x log x प्लस इंटू डी बाई बाई डी एक्स और प्लस, ठीक है, y बराबर 2 log x का समाकलन गुणांक क्या होगा? समाकलन गुणांक क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है डी बाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 1/x log x और इंटू वाई बराबर हो जाएगा 2 log x और बट्टा हो जाएगा x log x। ये कट जाएगा। इसका कंपेयर हम करेंगे अवकलन समीकरण से, ये p इंटू वाई बराबर q इससे करेंगे तो p बराबर जो हो जाएगा 1/x log x। ठीक है, और हमारा समाकलन गुणांक जो होता है, समाकलन गुणांक, ठीक है, ये होता है e⁻p इंटू डी एक्स होता है। तो हो जाएगा e पे घात 1/x इंटू log x और ये डी एक्स। जरा देखिए कि log x हर में है और इसका dc बगल में गुना करके दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा e⁻log ऑफ log x और बेस में इसका e है, तो ये हो जाएगा सीधे, ठीक है, कि जिसमें log लगा होता है, ठीक है, जिसमें log लगा रहता है ये तो आपका इस प्रकार से ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा log x। तो इस तरह से याद रखिएगा कि हमारा जो भी है समाकलन गुणांक जो है हम इसी प्रकार से निकालते हैं। ठीक ना, तो चलिए इसका आंसर यही हो गया, log x हो गया। ठीक है, ई नहीं कि आप जो है ना क्या कर दो कि log ऑफ log x कर दो, ये याद रखना होगा लास्ट में बाबू। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा और अपने सहपाठियों दोस्तों को बताना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन का मैं कैलकुलेशन किया हूँ अपने हिसाब से, है ना, मेरे तरफ से अच्छा है। और जो कहीं भी यदि प्लस माइनस या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बस आज भर इतना ही।